गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गपि पूजिता। अर्थात गाय स्वर्ग की एक सीढ़ी के समान होती है। गाय स्वर्ग में भी पूजनीय होती है। गौवंश में हर देवत्व का वास होता है। गाय सर्वोपरि होती है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा शर्मा आपका स्वागत करती हूं कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। इससे पहले हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, हम आप सभी कृषक भाइयों को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। 23 दिसंबर ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वे किसान के सच्चे हितैषी थे। जिस प्रकार वे किसान के हितैषी थे, उसी प्रकार गौवंश भी किसान का हितैषी होता है। आज का हमारा विषय भी कुछ इसी से संबंधित है, कृषि में गौवंश की महत्वता। और इस विषय पर अधिक जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, आप हैं गव्यसिद्ध हेमंत शर्मा जी। नमस्कार हेमंत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी गाय, जिसके बारे में हम आज जो हमारा विषय भी है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि पहाड़ी गाय की क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार ये जो विदेशी नस्लें हैं उससे भिन्न होती हैं। सबसे पहले मेरा प्रणाम आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। विषय बहुत गंभीर भी है, क्योंकि जिस विषय पे हम आज बात कर रहे हैं, गाय तो अब बहुत कम किसान के पास है जी। पहाड़ी गाय दुर्लभ होती चली जा रही है। इस विषय पे आज अगर हम नहीं चेते, मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक नाविक वो समंदर में अपनी नाव पर जा रहा था। बहुत अंधेरा था और उसके हाथ एक थैला लगा। उस थैले को उसने उठा लिया और अपनी नाव पर पहुंच गया। नाव में अंधेरा था, एक एक पत्थर उठाता और समंदर में फेंकता चला जाता। साथ में मछली के लिए जाल भी लगा दिया। जब वो पत्थर फेंक रहा था तो बड़ी मधुर उसको आवाज़ वो लग रही थी। वो फिर बार बार वो पत्थर फेंकता और टप की आवाज़ आती और उसे बड़ी मधुर वो आवाज़ लगती। करते करते उसने सारे पत्थर वो थैले वाले फेंक दिए, समंदर में फेंक दिए। उतने में सूर्य उदय हुआ। सूर्य की पहली किरण, जो पत्थर उसके आखिरी पत्थर उसके हाथ में था, जब सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी, तब उसे दिखा ये तो बहुत बेशकीमती हीरा है। और उसे वो फेंकने ही वाला था कि उसके वो हाथ रुक गए। ऐसी ही दशा कुछ हमारी भी होती जा रही है। हम जिस पहाड़ी गाय के विषय में बात कर रहे हैं, ये गाय भी ऐसी है कि आज कुछ मनुष्यों की वो दृष्टि इस पर पड़ी है। उन्हें ये ज्ञात हुआ है, ये ज्ञान हुआ है कि ये जो गाय है ये उसी हीरे की तरह बेशकीमती है। कहीं हम इसे गवा ना दें, कहीं हम इसे ये भी कहीं लुप्त ना हो जाए। इसलिए हमें आज चेतना पड़ेगा। आज हमें इस विषय पे गंभीरता से इस विषय को लेना होगा। पहाड़ी गाय के विषय में, पहाड़ी गाय की बहुत सी विशेषताएं हैं। हम हिमाचलवासी पहाड़ी गाय को सुबह छोड़ देते हैं और वो जंगल चर के शाम को अपने आप वापस आ जाती है। सबसे पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि गाय, जो हमारी पहाड़ी गाय है जी, उसकी आंत जो है वो दुनिया की सबसे लंबी आंत है। जितने भी स्तनपायी जीव पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उनमें सबसे लंबी आंत गाय के पास है। और इस आंत को अगर हम देखें तो 180 फीट की ये आंत होती है। अब ये काम क्या करती है कि जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो पहली रूपरेखा बनी, वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पहली रूपरेखा थी, उसको पहले गाय के पेट में देखा गया, क्योंकि गाय के पेट में भी 4 चैम्बर होते हैं। गाय जो भोजन ग्रहण करती है, उसके बाद जुगाली करती है, फिर उसके बाद तीसरे पेट में जाता है, उसके बाद अंत में चौथे पेट में जाता है। गाय जो वेस्ट खाती है उससे हमें वो बेस्ट देती है। गाय का गोवर
जिसे हम गाय का वरदान कहते हैं, जी। इंसान ने इसको गोबर कर दिया, ये गाय का गोवर है, वरदान है। तो ये वर जो है इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। विशेषताओं की हमने जैसे बात की, गाय की जो आंतें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिस कारण जो उसका गौमूत्र होता है या गोवर जैसे आपने कहा, जिसे हमने अपनी त्रुटियों के कारण गोबर बना दिया, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो आपने जो उनकी शारीरिक अवरचना की बात की है, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे जो विदेशी नस्लें हैं उसका इतना चलन क्यों हो रहा है। हिमाचल में देखिए, चाहे भारतवर्ष में देखें, विदेशी नस्लों का बहुत बोलबाला है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, ये क्यों हो रहा है? मूल कारण पे अगर हम आए तो मूल कारण है दूध। दूध गाय तो अपने बच्चे के लिए देती है जी। हर माँ अपने बच्चे के लिए दूध देती है। हमारे ऋषियों ने हमें एक युक्ति दी कि हम गाय से 2 हन मतलब 2 थन का दूध हम ले सकते हैं। ये हमारे ऋषियों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने ये परमिशन दी हमें कि हम 2 थन का दूध गाय से ले सकते हैं। अच्छा। उस परमिशन का ये नाजायज फायदा उठाया गया। बाद में जो 2 हन का दूध था, 2 थन का दूध हम ले रहे थे, वो फिर कहीं ना कहीं वो जो गाय ने अपने बछड़े के लिए दूध दिया था, वो दूध हमने सारा चुरा लिया। गाय को ये अत्याचार अपने बछड़े के साथ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं है, तो गाय ने दूध कम कर दिया। आप इस बात से भी अवगत हैं कि कामधेनु गाय भी हमारे ही देश की है जी। और आज भी गुजरात में जिन गायों का दूध उनके बच्चों को पूरा पिलाया जाता है, उन गायों के थनों में आज भी 30-30 लीटर दूध, 50-50 लीटर दूध का रिकॉर्ड है। हमारी अपनी भारतीय मूल की देसी नस्लें। विदेशी गायों ने इनका स्थान सिर्फ दूध की वजह से लिया है जी। विदेशी नस्ल जो है ये एक तरह से इंसान द्वारा तैयार की हुई नस्ल है। पहली गाय तो हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई जी। परमात्मा ने हमें पहली गाय दी, दूसरी गाय इंसान ने खुद बना ली। अब आप भी अवगत हैं इस बात से, मैं भी अवगत हूं कि इंसान की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं वो प्रकृति का विनाश कर रही हैं। विनाश जी। और परमात्मा की बनाई हुई जितनी भी चीजें थी वो प्रकृति का विकास करने। इसलिए शायद हमारी ओजोन लेयर खराब हो गई, इसलिए शायद ये महामारियां फैलना शुरू हो गई, इसलिए शायद और भी बहुत सी समस्याएं आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने परमात्मा की प्रकृति से छेड़छाड़ की। जी। तो आपने हमें बताया कि जो हमारी त्रुटियां थी उसकी वजह से जो गाय का दूध कम होता गया, जिस कारण जो विदेशी नस्लें थी उन्होंने हमारी पहाड़ी नस्ल को मतलब अलग कर दिया। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे जो पहाड़ी नस्ल है उसका जो उत्पाद होते हैं वो किस प्रकार से कृषि के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं प्राकृतिक खेती की बात होती है, जैविक खेती की बात होती है, इसमें गोबर या फिर हम जो गाय से दूध से बनी जो छाछ है उसका उपयोग किया जाता है। तो और किस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसका हम उपयोग करके अपनी कृषि को लाभान्वित कर सकते हैं? जी, हमारे शास्त्रों में ये बात हमारे मनीषियों ने हमें समझाई है कि गाय का दूध जो सबसे शुद्ध जल है, जल को ठीक कर सकता है। हमारे भीतर के जल को, प्रकृति के जल को, वनस्पति के जल को, सभी प्रकार के जलों को ठीक करने के लिए दूध सबसे शुद्धतम, कहीं जल का कोई शुद्धतम रूप है तो वो दूध है। ऐसे ही वायु का कोई शुद्धतम रूप है तो वो गौमूत्र है। ऐसे ही भूमि का कहीं आपने शुद्ध रूप देखना हो तो वो गोबर है। ऐसे ही अग्नि का कोई शुद्ध रूप है तो वो गौघृत है। और ऐसे ही कोई आकाश तत्व का कोई शुद्धतम रूप है तो वो छाछ है, लस्सी है। हम अपने पंचगव्य का गौ आधारित खेती करते थे। अब हम गौ आधारित खेती नहीं करते हैं। हम पंचगव्य का प्रयोग खेतों में करते थे।
और जिसकी वजह से हमारी फसलों में गुणवत्ता भी आती थी। अभी आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि संतरे में जो विटामिन सी आज से 80 साल पहले था, आज उसका सिर्फ 10% रह गया है। जी। कारण क्या है? हम इस कारण को खोजें कि आज से 80 साल पहले जब भूमि का एक आंकलन किया गया कि 1 ग्राम भूमि में 1 करोड़ माइक्रोब जीवाणु पाए जाते थे, आज उसी भूमि में 13,000 जीवाणु 1 ग्राम भूमि में मिलते हैं। और आपको एक विशेषता गोवर की बताता हूं, ये वरदान जो गाय हमें देती है, गाय के गोबर में, हमारी पहाड़ी गाय के गोबर में 100 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक माइक्रोब 1 ग्राम में पाए जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, हिसाब लगाइए कि सबसे भूमि का शुद्धतम रूप ये गाय का गोबर है। और ऐसे ही आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए छाछ, और शास्त्रों में तो लिखा है कि इंद्र को भी दुर्लभ है छाछ। इंद्र भी तरसते हैं छाछ पीने के लिए, क्योंकि उसके लिए मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, इसके लिए तभी छाछ मिलेगी। तो हम लोगों को तो वो बड़ी सुलभ थी, अब नहीं है। सुलभ थी, हमें सब कुछ सुलभ था, वो धीरे धीरे दुर्लभ होता चला जा रहा है। क्योंकि वो जो हीरा है ना जी, कुछ लोगों ने तो वो फेंक दिया है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी हाथ संजो में के है, रखा है। अभी उसको बचाया जा सकता है। हम ये गलती ना करें, हम थोड़ा संभल जाएं। जी जी, आपने जो पंचगव्य की बात की, इस पंचगव्य के जो आपने मूल जो 5 बताई हैं, चीज़ें बताई हैं, जैसे गौमूत्र है, गोबर है और छाछ है, तो इनका उपयोग करके आप एक एक करके ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर हम छाछ का उपयोग करें तो कृषि में कैसे करें। देखिए, अभी जो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी, गिनती में कोई 1.5 लाख किसान जो हैं वो प्राकृतिक खेती SPNF से जुड़े हुए हैं। जी, SPNF के माध्यम से उनको बताया जा रहा है कि जितनी भी फंगस की बीमारियां होती हैं उसमें खट्टी लस्सी का प्रयोग कीजिए। जो हमारी पहाड़ी मूल की गाय जो 2 हन से हमें दूध देती है, जी, उस दूध को विधि पूर्वक वैदिक तरीके से, वैदिक मंथन से हम दही बनाकर, वैदिक मंथन से उसकी छाछ बनाकर उस छाछ को खुद पिएं। जो छाछ बच जाए उसे फिर हम तांबे के लोटे में डालकर रख दें। वो बहुत अच्छी, ये फंगस के लिए बहुत अच्छा काम करती है और ऐसी औषधि है कि उससे बागवानों की तो हुलिया फिट जैसी बीमारी जो कहीं भी ठीक नहीं होती थी, हजारों रुपए के स्प्रे करने के बाद भी नहीं जाती थी, वो हुलिया फिट भी उससे आसानी से चला जाता है। ये सिर्फ छाछ का इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने छाछ की बात की, तो क्या ये ताज़ी छाछ होनी चाहिए या कुछ दिन पुरानी छाछ भी चल पड़ती है अगर हमें इस फंगस की बीमारी से जूझना है या फिर इसे ख़त्म करना है? तो इस बारे में थोड़ा बताइए। 100 साल पुरानी छाछ होगी तो वो भी प्रयोग में आ जाएगी। जितनी पुरानी होती चली जाएगी उतना उसका मूल्यवर्धन, गुणवर्धन उसका होता चला जाएगा। जी। और जो गोबर है और जो गौमूत्र है, इसका कोई एक मिश्रण है क्या कि इसकी इतनी क्वांटिटी हमारे गोबर की होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी गौमूत्र की होनी चाहिए अगर हमें उसे कृषि के लिए उपयोग करना है? तो इनकी जो मात्रा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो कुछ किसान जो हैं गौमृतम का भी प्रयोग कर रहे हैं। जो गोबर के माइक्रोब्स हैं जो हमारी भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, हमारा केंचुआ माइक्रोब्स खाता है और जो भारतीय मूल हमारा देसी केंचुआ है माइक्रोब्स खाता है, और माइक्रोब्स से वो जो माइक्रोब वाली खेती है वो इतनी उत्तम खेती है। कुछ किसान हमारे सिर्फ गोबर ही खेत में डालते हैं, सीधा गोबर डाल देते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं उसकी खाद बनाकर फिर उसको प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे जिसके पास सुविधा है। कुछ किसान गीला गोबर खेत में डाल देते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। अब जिनके पास गाय का भाव है फिर भी खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ये समस्या है, भाई खाद का प्रयोग किया जाए ताकि उसके गुण बढ़ाकर
और किसी तरीके से उसका प्रयोग किया जाए ताकि अपनी खेती में गुणवत्ता लाई जा सके। गोबर और गौमूत्र का जो प्रयोग है वो किसान मिलाकर भी कर रहे हैं, जीवामृत बना के, घन जीवामृत बना के, और भी जितने भी ये हमारे सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में जो जो भी उत्पाद उनको बनाने हम सिखा रहे हैं या वो एसपीएनएफ के माध्यम से ये सीख रहे हैं, वो सब इसका गोबर गौमूत्र का प्रयोग इकट्ठा भी कर रहे हैं और गौमूत्र का प्रयोग अलग से भी किया जा रहा है। गौमूत्र सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कीटनाशक है जी। गौमूत्र को अगर हम 60 दिन के लिए किसी मिट्टी के मटके में डालकर जमीन में, नमी वाली जमीन में दबाकर रख दें और 60 दिन के बाद उस गौमूत्र को हम निकालें, उससे पहले उसमें जो जो गाय नहीं खाती है ना, वो वनस्पति भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। उस वनस्पति को हम ऐड कर दें और 60 दिन के बाद उसको हम बाहर निकालें, तांबे के लोटे में उसको 30% हम सुखा लें और उसके बाद उसका हम अपने कीटनाशक के तौर पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कीट जो किसी भी स्प्रे से नहीं जाते हैं वो उस कीटनाशक से चले जाते हैं। और हमारे जो मित्र कीट हैं जिनकी संख्या 1700 है और दुश्मन कीट जिनकी संख्या 1300 है, ये हमारे मित्र कीटों को बढ़ाता है और दुश्मन कीटों का नाश करता है। जी जी, आपने बताया कि ये मित्र कीटों को बढ़ाता है, तो जो इससे उपजित जो फसलें होती हैं क्या उनका उत्पादन बहुत अधिक हो पाता है? क्योंकि आजकल हम बात करते हैं रासायनिक खेती की, तो रासायनिक खेती का उपयोग करके किसान अच्छी लागत कमाते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो प्राकृतिक खेती का उपयोग करते हैं या गौ आधारित जो खेती हम करते हैं उससे उत्पादन अच्छा हो पाता है? बिल्कुल, महाराष्ट्र में हमारे परिचित कुछ किसान हैं जो अभी इस पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 गुना ज़्यादा उत्पादन वो दूसरी खेती के मुकाबले ले रहे हैं। और अगर हम पुराने आंकड़े उठाकर देखें, आज से 80 साल पुराने जो हमारे आंकड़े हैं खेती के, हम आज के मुकाबले में जब प्राकृतिक खेती, जब हम गौ आधारित खेती करते थे, तो आज के जो आंकड़े हैं उनसे 7 गुना ज़्यादा फसल हम पहले लेते थे। 7 गुना के मुकाबले आज जो है हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। अगर हम दोबारा से प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती पर आएंगे तो फिर हम दोबारा से उसी क्रम में ऊपर की ओर उठ सकते हैं। अभी तो हमारा डाउनफॉल हो रहा है, हम नीचे की ओर ही चले जा रहे हैं। जी, हमने आपके बारे में अभी जाना कि आप गौशाला का संयोजन भी करते हैं और साथ साथ आप उनके आधारित प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और गोबर के आधारित आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हम घड़ी की बात करें, चाहे आपने बताया कि पादुकाएं वगैरह भी आप बनाते हैं, तो इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं क्या ये लंबे समय तक चल पाते हैं? जी, यहाँ पे टूटू में कामना पूर्णी गौशाला में हमारी समिति है जो ये कार्य मिलकर कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हिमाचल गौ सेवा समिति जो प्रदेश स्तर पे पंजीकृत है, उसके माध्यम से भी हम 205 गौशालाओं में जो जो भी उत्पाद बनेंगे हम उनको उनका प्रशिक्षण भी देंगे इन्हीं उत्पादों का, और जो जो भी उत्पाद बनेंगे उसके वितरण का भी हम एक रूपरेखा बना रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम इस पे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। गौ आधारित उत्पाद, गौ आधारित रोजगार जी, ये बहुत बड़ा उत्कृष्ट कार्य है, गाय आधारित कार्य है। भारत तो वैसे ही गौ आधारित रहा है, तभी संपन्नता थी, तभी प्रफुल्लता थी, तभी सोने की चिड़िया थी। आज कामधेनु जब से हमसे दूर हुई है, हमारा रुपया भी गिरता चला जा रहा है। हमें समझना होगा कहीं ना कहीं ये वही कारण है कि वो हीरा जो हाथ में है कहीं ना कहीं फेंकने की दिशा में है। और गौ उत्पाद जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, तो वो सब मिलकर हम ये वहाँ से कुछ उत्पाद बना रहे हैं। चरण पादुकाएं हैं, कुछ मालाएं गौ आधारित बना रहे हैं, गोबर आधारित बहुत से उत्पाद गोबर आधारित हम वहाँ पे बना रहे हैं। गोबर उत्पाद के माध्यम से 1000 रुपये किलो तक बिक सकता है जी।
उत्पाद के माध्यम से। उत्पाद के माध्यम से। और अगर हम खेतों में प्रयोग करें तो फिर इसकी गुणवत्ता और कहीं 1000 गुना बढ़ जाती है। जी, आपके बारे में हमने जाना कि आप गव्यविद कहलाते हैं, लोग आपको गव्यविद के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे का संघर्ष कैसा रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो उपलब्धि आपको मिली है ये ऐसे ही कामों से नहीं मिलती है, इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो आपके संघर्ष के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। 2013 में राजीव भाई दीक्षित को मैंने सुना था। जी। राजीव भाई दीक्षित जो भी दर्शक जो भी उनको जानते हैं, YouTube के माध्यम से बहुत लोग उनको जानते हैं। राजीव भाई दीक्षित हर उस भारतीय के प्रेरणा स्रोत हैं जिसके मन में देश प्रेम की भावना है। राजीव भाई दीक्षित ने मुझे ये प्रेरणा दी, उनके माध्यम से मैंने ये प्रेरणा ली। उसके बाद गुरुजी निरंजन वर्मा जी से मैं मिला जी। उन्होंने मुझे गव्य सिद्ध की उपाधि से सुशोभित किया जी। और ये संघर्ष तकरीबन 2013 से चल रहा है। आज 2023 में हम जाने वाले हैं जी। कुछ ही दिनों में। जी। 2023 तकरीबन 10 वर्ष का ये जो संघर्ष था, इसमें गाय के लिए जो एक दिल में दर्द है जी। कि वो जो बात वही कि वो जो कीमती हीरा है जी, उसकी दृष्टि जो मुझे राजीव भाई से मिली या गुरु जी निरंजन वर्मा जी से मिली या हमारे प्रेरणा स्तोत्र, बहुत से हमारे प्रेरणा स्तोत्र हैं जिनसे हमें वो प्रेरणा मिली। हमारे स्वामी जी मही किरण जी, हमारे वल्लभ भाई कथीरिया जी, हमारे राजेश कपूर जी, हमारे बहुत से ऐसे मनीषी हैं जिनको वो हीरा नजर आ गया जी। सूरज की किरण पड़ी, वो आखिरी हीरा हाथ में नजर आ रहा है। उन्हीं की दृष्टि मुझे मिली, उनकी बदौलत आज वो हीरा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेशकीमती हीरा जो भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकता है, ये कहीं अंधेरे में जाया ना चला जाए। जैसे कहा भी गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस जो आपने ये जन कल्याण की जो मुहिम चलाई है, जो गौ सेवा की आपने जो ये संकल्प लिया है, इसमें आप बहुत आगे बढ़े, आपका जो संकल्प है वो सिद्ध हो। और इसके साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शो में आए और आपने जो इतने अनुभव से, अपने इतने ज्ञान से हमारे कृषक भाइयों को, हमारे किसानों को जो अपनी जानकारी दी, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इस माध्यम से जानकारी लेना चाहता हो तो कामना पुण्य गौशाला में हम उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। जी। तो दर्शकों, जैसे हमने जाना कि जो पहाड़ी गाय है उसका हमारी कृषि में, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक योगदान रहता है। दर्शकों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि गौ हमारी माता होती है, लेकिन शायद हम इसके सच्चे अर्थ को भूल से गए हैं या फिर जान नहीं पाए हैं। हमें अगर ऐसा ना होता तो आज ये गाय दर दर भटक ना रही होती, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई ना लड़ रही होती। ये सब हमें जानने की ज़रूरत है, गाय के महत्व को पहचानने की ज़रूरत है, गाय के जो कृषि में महत्व है उसको जानने की ज़रूरत है। इसी के साथ जो हमारे गव्यविद थे, उन्होंने हमें बताया कि स्वास्थ्य के लिए इसके क्या लाभ हैं, कृषि के लिए इसके क्या लाभ हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो रही है उसके लिए जो हमारी गाय का उपयोग हो सकता है वो किस प्रकार हो सकता है। दर्शकों, ये विचार हम आपके बीच छोड़े जाते हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और विचार करें कि किस प्रकार हम गाय का उत्थान कर सकते हैं, किस प्रकार गाय को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसकी तरफ लौट सकते हैं। इसी के साथ मैं दीक्षा शर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।